गुड मॉर्निंग। मूल कॉन्सेप्ट हम लोग रिवीजन करेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मीन्स मास जो होगा हमेशा आपका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही यहाँ पे है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस आप यूज करते हैं। तो टोटल मास जो होता है सिस्टम का हमेशा क्या होता है, आपका कंजर्व होता है। ये ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ नहीं यूज कर सकते, तो जो न्यूक्लियर प्रोसेस होता है वहां आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि वहां मास डिके होता है। तो जो मास जो डिके हो रहा है वो बेसिकली एनर्जी में चेंज हो जाता है, इसीलिए डेल्टा एम है कि कितने मास डिक्रीज हो रहा है। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज करते हैं, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। और बेसिकली हम लोग के लिए कोई रिएक्शन है, सपोज N2 है और H2 है, ये रिएक्ट करके NH3 का फॉर्मेशन कर रहे। तो रिएक्टेंट साइज जो टोटल मास होगा वही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी आप कंपाउंड लिए, कंपाउंड का मीनिंग क्या है कि फॉर्मेशन क्या हो जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम यूज करेंगे। सपोज आप CO2 लेते, अब CO2 में कार्बन भी है आपके पास और ऑक्सीजन भी है। आप कार्बन चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12 ग्राम, और ऑक्सीजन चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 32 ग्राम। तो ये रेशियो जो है मास का कैलकुलेट करना है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का यदि आप मास रेशियो लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 12:32 हो जाएगा। ये आप चेक करोगे तो ये 3:8 का रेशियो होगा। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में हमेशा होगा, ये ध्यान में रखना है। और ये किसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं आप, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइसोटोप के लिए नहीं करेंगे। दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिफरेंट आइसोटोप, क्योंकि आइसोटोप आप यूज करोगे तो मास जो है वो चेंज हो जाएगा, तो रेशियो सेम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में बताया गया है आपको कि 2 एलिमेंट जो है इससे आप मोर देन 1 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास यह एग्जाम्पल जो है वो FeO और Fe2O3 है। इसमें फिक्स्ड मास ऑफ आयरन ये आप कितने यूज कर रहे हो, तो ये आप 56 यूज कर रहे हैं, 1 मोल है। ये आप चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये 32 ग्राम हो जाएगा। यहाँ चेक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 112 ग्राम हो जाएगा। और ये चेक करोगे आप ये 16 ग्राम होगा। और ये आप चेक करोगे तो ये 48 ग्राम हो जाएगा। आपको किसी एक को फिक्स करना है, मीन्स या तो ऑक्सीजन फिक्स कर लो या आप आयरन जो है फिक्स कर लो। तो ये 56 ग्राम है, तो ये भी यदि आप कैलकुलेट कर तो ये 56 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका कैलकुलेशन जो है ये हाफ कर रहे हो आप, तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो ये 24 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि ये आपने 1 जो है इसका फिक्स कर दिया मास, ये 56 है तो ये भी 56 है। तो यह जो ऑक्सीजन का रेशियो है आप चेक करोगे तो ये रेशियो क्या आ रहा है आपका, तो 16:24 आ रहा है। इसका मीनिंग ये 2:3 के रेशियो में होगा। आपको यही मेंशन किया हुआ है 2:3 रेशियो बाय मास, ये मीनिंग होता है। ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है आपका कि आप बोला है कि 2 एलिमेंट है,
है ना। इफ टू एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विथ थर्ड एलिमेंट, तो सपोज आप ऐसा एज्यूम कर लो कि आप कार्बन ले रहे, मीन्स ट्रायंगल फॉर्म कर लो, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो इसमें से कोई भी टू ले लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन से CH4 का फॉर्मेशन कर लेते, H और O से H2O फॉर्म हो जाएगा, और ये चेक करोगे आपका तो CO2 का फॉर्मेशन कर लीजिए आप। ठीक है, यही आपका मीनिंग है। इफ टू एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विथ थर्ड एलिमेंट, द मास ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट टू एलिमेंट कंबाइंड विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो रेशियो हम लोग फिक्स्ड मास मीन्स जैसे आप इसके पहले मल्टीपल प्रोपोर्शन में काम किए थे वैसे ही करना होगा। तो यहाँ आप चेक कर लो, तो ये आपके पास H2O है, तो ये 8 ग्राम यूज कर रहे हो आप, ये क्या यूज कर रहे हैं आप, 2 ग्राम यूज कर रहे हैं, सॉरी ये 16 ग्राम यूज कर रहे हैं। यहाँ आप चेक कर लो कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ कार्बन 12 ग्राम यूज कर रहे हैं और ये आप 4 ग्राम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप चेक करके देखो कि या तो आप हाइड्रोजन फिक्स कर लो, है ना, तो हाइड्रोजन फिक्स करोगे तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है, तो ऑक्सीजन 16 यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कर कीजिए कि यदि ये हाइड्रोजन 2 ग्राम आप लेते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो है ये 6 ग्राम जो है वो आपको यूज करना होगा, यही मीनिंग है। और ये यहाँ कार्बन कितने आ रहे हैं आपको, तो यहाँ जो ऑक्सीजन है ये 16 ग्राम आ रहा है और कार्बन जो है 6 ग्राम आ रहा है, तो आपने हाइड्रोजन फिक्स किया है, तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो होगा ये इक्वल प्रोपोर्शन में मिलेगा। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आप चेक करोगे तो ये 6:2 क्या हो जाएगा, 16 मीन्स 3:8 के रेशियो में मिलेगा आपको। यही CO2 में भी दिखेगा, ये आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका गैलुजाक लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन। तो ये जो है आप लॉ कब यूज कीजिएगा, तो जो एटलीस्ट 2 आपका गैसियस कंपोनेंट होगा, या रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट, मींस ओवरऑल 2 गैसियस कंपोनेंट आपके पास होने चाहिए। जैसे आप इसके लिए यूज कर सकते हो N2 + H2 गिव NH3, या तीनों आपके पास गैसियस है तो इस टाइप के रिएक्शन होंगे तो आप यूज कर सकते हो। At the same temperature and pressure, the volume of gaseous reactant react with volume of gaseous product is formed. Here a simple ratio. तो ये इक्वेशन जैसे आप बैलेंस कर लेते हो तो ये N2 हो जाएगा, 3H2 होगा, 2NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा आपको। तो इसको आप पढ़ते कैसे, तो 1 मोल N2 रिएक्ट विथ 3 मोल H2 गिव्स 2 मोल NH3। यदि आपके पास सब गैसियस है तो आप ऐसा पढ़ सकते हो 1 लीटर, या 1 वॉल्यूम बोल देता हूँ, यूनिट आप यूज कर लेना, ml भी यूज कर सकते, लीटर भी यूज कर सकते, डेसीमीटर क्यूब भी यूज कर सकते। तो 1 लीटर N2 रिएक्ट विथ 3 लीटर H2 गिव 2 लीटर NH3, ये मीनिंग होता है। तो आपको ये मोल में कन्वर्ट नहीं करके डायरेक्ट आप वॉल्यूम से ही आप यूज कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पे आपको क्या होगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, वॉल्यूम जो होगा इक्वल होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मास कंजर्व होता है, वॉल्यूम इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। जनरली हम लोग को आगे मूल में ही काम करना है। अब ये एटम और मॉलिक्यूल है, तो एटम जो है वो क्या है आपका सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट होता है, ये ध्यान में रखना है। और ये फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये हमेशा आपको क्या होगा उसकी कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। और एटम ऑफ एनी एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे आपके पास सल्फर यूज करना है तो S यूज करते हैं, SO2 हो जाता है ना,
तो ये आपका कंपाउंड है, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करके SO2 का फॉर्मेशन है। मॉलिक्यूल जो होता है वो सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है, और कंपाउंड भी आप यूज कर सकते हैं। और ये क्या होता है आपको कि इसका फ्री एग्जिस्टेंस होता है, ये ध्यान में रखना है आप। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि मॉलिक्यूल जो होगा वो बेसिकली क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप सपोज H2SO4 लिख रहे हो, तो ये मॉलिक्यूल है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा आपके पास, तो 2 हो जाएगा। सल्फर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि आपको यदि आगे क्वेश्चन में कभी एटम कैलकुलेट करना है तो बेसिकली क्या होना चाहिए, यदि मॉलिक्यूल है और एटम कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपको बता दिया है कि मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली जो है ये आयनिक कंपाउंड जो होता है ये आप यूज करते हैं, है ना। तो द टर्म मॉलिक्यूल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड, उसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट यूज किया जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल यूज नहीं करते। फॉर्मूला यूनिट का मतलब होता है कि हम मोर देन 1 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं वहां पे, एक में आयनिक फॉर्म में होता है तो इसलिए फॉर्मूला यूनिट जो है ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट और 1 अपॉन 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। तो ये बेसिकली आप चेक करोगे तो यही AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कार्बन। तो 1 AMU की वैल्यू जो है ये याद रखिए, या 1/Na लिखिए या वैल्यू याद रखिए 1.66 10⁻⁻24 ग्राम आएगा, ठीक है। अब ये आपको AMU का रिलेशन जो है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि AMU का रिलेशन क्या होता है। सपोज आपसे पूछा जाता है कि 1 एटम कार्बन, तो 1 एटम कार्बन जो है ये 12 AMU होता है, ठीक है। सपोज आपसे अब ये कैलकुलेट करते हो तो मोल का रिलेशन आने के बाद ये आपको पता चल जाएगा। सपोज आपसे बोलता है कि 1 मॉलिक्यूल H2SO4, तो ये क्या हो जाता है आपका 98 AMU हो जाता है। मीन्स जो आपका एटॉमिक वेट है वो 1 एटम का यदि आप कैलकुलेट करते हो तो एटॉमिक वेट के इक्वल ही होता है, यूनिट केवल चेंज हो जाता है, AMU हो जाता है। 1 मोल H2SO4 98 ग्राम होता है, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 जो होता है वो 98 AMU होता है। तो ये ध्यान में रखना है। इसलिए ये देखो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट क्या होता है, in AMU, तो ये ध्यान में रखिएगा। और Na एटम यूज करते हैं तो A ग्राम हो जाता है ना। तो यदि AMU है मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट A ग्राम है तो 1 मॉलिक्यूल का या एटम का कैलकुलेट करना है आपको तो वो किस में चला जाएगा दोस्त, AMU में हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक वेट जो होता है ये बेसिकली क्या होता है आपका मोल का ही एक्सप्रेशन होता है। तो नंबर ऑफ एटम क्या होता है, वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो है यही लेते हैं, Na हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है फॉर्मूला। ग्राम एटम जो है ये भी आप जिससे रिलेटेड है तो ये ध्यान में रखिएगा कि वेट अपॉन ये एटॉमिक वेट जो है आप यूज करते थे, ये मोल से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। और एवरेज एटॉमिक वेट जो बोला है ना ये बेसिकली आइसोटोप के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ परसेंटेज गिवन होता है कि सपोज आप क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन का क्या हो जाता है, क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है। अब यहाँ परसेंटेज जो है इसका गिवन होता है तो
कभी क्वेश्चन में एक ही देगा, इसका मतलब इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, तो 100 से माइनस कर लीजिए, ये मीनिंग होता है। और यहाँ पे परसेंटेज एबंडेंस गिवन होगा इस तरह, तो आपको सपोज सीएल का कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, तो एवरेज एटॉमिक जो हो जाएगा सीएल का, ये आपको ये 75 इंटू क्या हो जाएगा 35 है ना एटॉमिक वेट, प्लस ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 37 और अपॉन 100, ये आप कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा आपको। अब इसी में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एवरेज एटॉमिक वेट दे दे और आइसोटोप बता देगा, तो आपसे परसेंटेज पूछेगा, तो किसी एक का परसेंटेज आप एज्यूम कर लेना x है, तो दूसरे का परसेंटेज क्या हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, और वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट सेम वही कहानी है दोस्त, कुछ अलग नहीं है, एटम के लिए जैसे यूज कर रहे थे वैसे ही काम करना है आपको। ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट, ये सब ये सेम कहानी है, ठीक है। अब ये ग्राम मॉलिक्यूल है, जैसे ग्राम एटम का कैलकुलेशन था ना, तो बताया था मोल ही होता है, तो ये ग्राम मॉलिक्यूल भी किसके लिए यूज करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं आप, और ये मोल का ही रिलेशन होता है। तो मोल का एक रिलेशन आप ध्यान रखना कि मोल इक्वल टू क्या होता है, तो एक आपका ग्राम में जाते हैं, एक आप लीटर में जाते हैं, एक आप एटम में भी जा सकते हैं, मॉलिक्यूल और आयंस। तो जब आप मोल से किसी भी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मोल से लीटर में जाना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 22.4 से, और लीटर से मोल में जाना है तो आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 22.4 से। मोल से एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये थोड़ा आपको अलग अलग पे आगे बताता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा Na क्या है, वो नंबर है, ये वैल्यू 6.023 10⁻23 है। यदि आप एटम, मॉलिक्यूल, आयन से मोल में जा रहे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से आप मोल से ग्राम में जा रहे हो तो आप एटॉमिक वेट यूज करोगे या मॉलिक्यूलर वेट यूज करोगे, मल्टीप्लाई करते हैं, और ग्राम से मोल में आ रहे तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, आप एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी यूनिट से मोल में आना है तो डिवाइड करते हैं। सपोज आपको लीटर से ग्राम में जाना है, इसका मीनिंग है कि लीटर से पहले मोल में आ जाइए, मोल से फिर ग्राम में चले जाइए, तो आप इसको ध्यान में रखिए। तो 1 मोल एटम इक्वल टू क्या होता है, Na एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू Na मॉलिक्यूल होता है, 1 मोल आयन इक्वल टू Na आयन होता है। इसलिए मैं बोला आपको कि ये डिफरेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये आगे थोड़ा आपको और अच्छे से आ जाए। ये है कि इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, मीन्स आपको एटम बताया हुआ तो मोल में जाना है तो आपको डिवाइड कर लेना है। यदि वेट गिवन है तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ ऑलरेडी समरी में मैं आपको बता दिया है, ये याद रखोगे आप तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन जो है यहीं पे आपको कैलकुलेट करा देता हूँ। तो सपोज क्वेश्चन है कि 49 ग्राम H2SO4 इक्वल टू हाउ मेनी मोल, इसी में आपका है हाउ मेनी मॉलिक्यूल, हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, हाउ मेनी सल्फर एटम्स, इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी प्रोटॉन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी यूनिट हो आप मोल में आ जाना कभी भी। तो ग्राम से मोल जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट से। तो ग्राम से मोल जाने के लिए
मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होता है 98, मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो ये 0.5 आ जाएगा, ये 0.5 मोल हो जाएगा। अब मोल मिल गया तो रिमेनिंग सब काम कर सकते हैं। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि ये मॉलिक्यूल है या एटम है, तो ये मॉलिक्यूल है, तो जो मोल मिला है इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। मोल से कहाँ जाना है, अब ये था, इसका इक्वल प्रूफ कर दिया आपने, 0.5 मोल होगा। अब मोल से सारे यूनिट में इजिली जा सकते हैं, तो मोल से मॉलिक्यूल जाने के लिए 0.5 Na हो जाए। अब सपोज आपको डायरेक्ट ऐसे रहता कि 49 ग्राम H2SO4 इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स, तो पहले आप चेक करना कि ये एटम है या मॉलिक्यूल है। तो H2SO4 मॉलिक्यूल है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए। जब तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम नहीं होगा तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, आपको मॉलिक्यूल पता चल गया है 0.5 Na है। एटम पूछ रहा है तो 1 मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, तो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो टोटल 7 एटम। तो 1 मॉलिक्यूल में 7 है तो 0.5 में कितना हो जाएगा आपका, तो मॉलिक्यूल है, एटम में जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ एटम से, तो ये 3.5 Na हो जाएगा। अब आपको फिर हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूल से ही कैलकुलेट करेंगे। जब तक मॉलिक्यूल पता नहीं होगा तब तक एटम नहीं बता सकते, यदि गिवन जो आपके पास सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल है तो आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, तो 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये Na हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2Na हो जाएगा। सल्फर तो 1 सल्फर है तो जितना मॉलिक्यूल आएगा वही आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी काम आपको मॉलिक्यूल से ही करना है, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैलकुलेट कर लीजिए और उसको 0.5 Na से मल्टीप्लाई कर देना। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, तो ये 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में कितना हो जाएगा दोस्तों, सल्फर 16, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 16 और ये 8 × 4 हो जाएगा, तो ये आपका 18 हो गया और ये आपका 32 मीन्स 50। तो 1 मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 Na हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही प्रोटॉन भी होगा आपके पास। न्यूट्रॉन आप चेक करोगे तो न्यूट्रॉन के लिए क्या चाहिए आपको, एटॉमिक मास जो होता है, आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या सल्फर का न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा, तो 16 ही होगा। ऑक्सीजन का 8 ही होगा, केवल क्या आ जाएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है तो वो 2 माइनस हो जाएगा, मीन्स 48 आ गया और 48 को 0.5 Na से मल्टीप्लाई करना है तो ये 25 Na हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये काम करते हैं, मोल में आ गए, मोल से आप सारे काम कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर जो ये वॉल्यूम से रिलेटेड है कि 22.4 क्यों लेते, तो ये PV = nRT गैसियस स्टेट में आप पढ़ते हो, तो प्रेशर आप 1 atm, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, N 1 मोल यूज करना है, R की यूनिट आपको 0.0821 यूज करना है और टेम्परेचर केल्विन में 273 यूज करोगे आप, तो वॉल्यूम कैलकुलेशन जो है आपका वो क्या आएगा 22.4 लीटर आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो टेम्परेचर आप इसीलिए यूज करते हैं, वो STP पे यूज करते हैं। यदि आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो ये वॉल्यूम 22.4 नहीं आएगा, डिफरेंट आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये यूनिट है, यूनिट आप याद कर लेना क्योंकि यूनिट तो आपको गैसियस स्टेट में भी यूज होगा, तो यूनिट ध्यान में रखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है 1 ml, ये 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, 1 लीटर 1000 ml या 1 डेसीमीटर क्यूब, तो ये ध्यान में रखो आप। टेम्परेचर हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं केल्विन में,
और ये T जो है डिग्री C, तो केल्विन और डिग्री C का रिलेशन दिया हुआ है 273, आप डिग्री C में ऐड कर दो तो केल्विन मिल जाता है आपको। यहाँ पे डेंसिटी का ये गैसेस स्टेट से रिलेटेड है, तो डी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो इसका रिलेशन PM बाय RT होता है, इसको अभी आप याद रखिए। वेपर डेंसिटी जो है ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या होता है कि रिलेटिव टर्म, कोई भी रिलेटिव टर्म की यूनिट नहीं होती है, तो वेपर डेंसिटी का भी यूनिट नहीं होगा, और वेपर डेंसिटी आप H2 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी जो आप कैलकुलेट करते हो किसी भी सब्सटेंस का, तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ क्या होता है, H2। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, सब्सटेंस है तो इसके कुछ मॉलिक्यूलर वेट होंगे, और गैसियस है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 22.4, ये कैलकुलेट करोगे H2 तो इसका मास 2 हो जाएगा, और ये क्या है 1 मोल का वॉल्यूम क्या है 22.4, तो ये आपका मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 हो जाएगा। अब सपोज इसी में क्वेश्चन दे देता है आपको, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 with respect to CH4, तो आपको क्या करना होगा, वेपर डेंसिटी जो कैलकुलेट करना है तो SO2 का लेना है, तो SO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा आपका, SO2 का 64 अपॉन क्या हो जाएगा 22.4, किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, CH4, तो इसका क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 22.4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अधिक क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इसका मीनिंग H2 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। अब ये आपका है कि परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन बाय वॉल्यूम, तो आपको यदि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, और सपोज आपको एक कंटेनर जो है उसमें वॉल्यूम का परसेंटेज बता देगा, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लिखता हूं और वहां से हम लोग कर लेंगे इसको। तो ये आप ध्यान दोगे, तो एक कंटेनर है आपके पास, इसमें आपको बता दिया है कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब सम जो होना चाहिए वॉल्यूम का 100 होना चाहिए, तो ये सपोज 20 लीटर O2 है और 80 लीटर जो है ये H2 है। अब ये दोनों आपके पास यस है, और नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, यदि रिएक्ट करके कोई थर्ड फॉर्मेशन कर लेता है तो सेम वॉल्यूम नहीं होगा ना, ये डिक्रीज कर जाएगा, तो ये नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। तो इसका आप यदि एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये यूज करना है वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 20 लीटर में बोला था आपसे, तो ये मीनिंग हो गया कि क्या है सम 100 है, या आपको ऐसे भी दे सकता है कि 20% जो है वो आपके पास O2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80% हो जाएगा। तो ये आपको कैसे कैलकुलेट करोगे, 20 इंटू क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, तो ये क्या आ जाएगा 32 प्लस क्या हो जाएगा 80 इंटू क्या हो जाएगा 2/100, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। सेम सपोज आपको मास गिवन है परसेंटेज में, है ना, कि एक कंटेनर है और इसमें आपको परसेंटेज गिवन है ना, वेट परसेंट में सपोज एक आपको 20% O2 दिया हुआ है और 80% H2 है, लेकिन ये बाय मास है और ये बाय वॉल्यूम था, तो ये आप फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 100/m मिक्स आप यूज करोगे, और यहाँ पे समेशन किसका लेना है, तो एक बार O2 का और H2 का, तो वेट परसेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट परसेंट कितना है इसका 20 और मॉलिक्यूलर वेट 32 प्लस कितना हो जाएगा दोस्त, तो हाइड्रोजन का ये क्या हो जाएगा 80 और ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। तो इस तरह फॉर्मूला यूज करना है आप। आगे जो है आपका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड है, तो इसमें क्या यूज करना होता है कि नंबर ऑफ एटम, और ए जो है एटॉमिक मास है और एम जो है मॉलिक्यूलर मास। सपोज NaOH है और इसमें आप सोडियम का परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सोडियम का परसेंटेज का मीनिंग मास ऑफ क्या लेना होगा सोडियम, तो आप
Na कितना यूज कर रहे हो, 1 ही यूज कर रहे हो, मतलब Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और इसका मास, एटॉमिक मास क्या है आपके पास 23, और इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 40 और इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इससे आप कोई भी मॉलिक्यूल है तो इसमें आप एवरी एटम का, एवरी एटम नहीं सॉरी, एवरी एलिमेंट का आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज कर। अब समटाइम ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई कंपाउंड आपके पास है और सपोज CXOY और HZ है, इससे आपको CO2 का फॉर्मेशन है और H2O का फॉर्मेशन है, ठीक है। या आप ऐसा मीनिंग ले सकते हैं कि कार्बन कंटेनिंग कोई कंपाउंड है आपके पास, तो यहाँ CXHY है, इसका आप कंबसन ले लीजिए, ये भी मीनिंग। तो यहाँ से आपको यदि क्वेश्चन में बोलता है कि जितने भी कार्बन है आपके सब्सटेंस में वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जितने भी हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब कुछ भी हाइड्रोजन बच नहीं रहा है, जो भी कंपाउंड में था सबका सब H2O फॉर्म कर ले रहा है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। और परसेंटेज बाय मोल और परसेंटेज बाय मास का ये रिलेशन होता है किसका, एवरेज मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो प्लीज ये फॉर्मूला याद करोगे कैलकुलेशन से बच जाओगे, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल ऑफ ए, दो अलग अलग होगा दोस्त, है ना। मास से और मोल आप कैलकुलेट करोगे, 20% O2 है तो 20 ग्राम O2 हुआ, तो बाय मास परसेंट ये 20 हो गया, मोल डिफरेंट हो जाएगा 20/32 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, मोल परसेंट है वो ए का, तो ये ए का केवल मैं मोल बताया हूँ आपको, मोल परसेंट नहीं बताया, ए का मोल बताया गया है। मोल परसेंट क्या कैलकुलेट करोगे, तो सपोज ये आपके पास है तो N1 मोल O2 है, N2 मोल जो है H2 है, तो परसेंटेज मोल ऑफ O2 तो क्या हो जाएगा N1/N1 प्लस N2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, ऐसे मोल परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ मोल परसेंट कैलकुलेट कर लेना, ए का मॉलिक्यूलर वेट देख लेना, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन जानते हो, ये आएगा, तो ये काम भी कर सकते हैं आप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है, जैसे इथेन है इसी का इंपेरिकल फॉर्मूला तो 2:6 क्या हो जाएगा 1:3, तो इस तरह आपको मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो समटाइम इंपेरिकल फॉर्मूला यदि आपको CH3 आ जाता है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड जो है ये पॉसिबल है। इसके लिए क्या होता है ना कि हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट गिवन होता है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपको बता दे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टाइम्स ये लेना होगा आपको, यही n है। मतलब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि CH3 n टाइम्स है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH3n ये होगा, और यहाँ से n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया है तो इसका भी वेट पता चल गया, तो n जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि n क्या होना चाहिए। अब ये जो है आपका ज्योमेट्री जो है, इसमें देखो आपसे बोला है कि वेट बाय वेट रिलेशनशिप भी यूज कर सकते हो आप, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। आप हमेशा मोल यूज कीजिए, और मोल से जिस यूनिट में जाना है आप चले जाओ, आप हमेशा मोल यूज करो, आपको ये ग्राम का ग्राम के साथ रिलेशन जरूरत नहीं, ये करते हैं हम, ये आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा मोल यूज करो, हमेशा मोल में आप काम करो तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि मोल के कैलकुलेशन जो होते हैं यूनिटरी मेथड फॉलो करता है, तो वो इजी रहता है। POAC भी पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, तो ये आप एक क्वेश्चन जो एंड में करा देंगे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन ये आप रेडॉक्स में पढ़िएगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है मोर देन वन रिएक्टेंट है तो कोई एक रिएक्टेंट जो है ना वो पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो जो पहले खत्म हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, है ना। जैसे आपके पास सपोज यहाँ पे N2 है,
और H2 है और इससे NH3 का फॉर्मेशन है जो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, है ना, T इक्वल टू 0 पे। तो फर्स्ट काम क्या करना आप कि ये आइडेंटिफिकेशन लिमिटिंग रिएजेंट बता रहा हुआ, या तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता है कि बेसिकली क्या होता है। तो जो रिएक्शन को लिमिट करने का मतलब कि जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा रिएक्टेंट N2 और H2 में, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसी को आप बोलते हो। तो ये पहला काम है आपका, रिएक्शन बैलेंस कर लेना। तो ये 3 हो जाएगा, ये 2। अब आप क्या करना कि सपोज मैं ये आपको 3 मोल दिया हो और ये आपको 1 मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे और भी यूनिट तो हो सकते हैं ना। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये ग्राम में गिवन हो, ये लीटर में गिवन हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये मॉलिक्यूल गिवन हो और ये ग्राम में गिवन हो। तो यूनिट कुछ भी रहेगा तो आप मोल में ले आना, ठीक है, हमेशा मोल में रखना है। अब मोल आ गया आपके पास, अब क्या करना, जो ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना। मोल को डिवाइड करना दोस्तों, 3/1 और ये क्या हो जाएगा 1/3, जिसकी वैल्यू कम है 3/1 3 हो गया और ये 1/3 मीन्स H2 जो है ये आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ये ध्यान रखना है कि जितने कैलकुलेशन करने सब लिमिटिंग रिएजेंट से करना है, कि कितने मोल N2 जो है वो रिएक्ट किया है या कितना मोल N2 जो है वो आपके पास रिमेनिंग है, NH3 कितना फॉर्म हो रहा है, ये सब लिमिटिंग रिएजेंट से ही कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ देता है कि कितने मोल NH3 का फॉर्मेशन होगा, तो आपको पता है कि रिलेशन किसका किसका लेना है। तो एक लिमिटिंग रिएजेंट का, दूसरा जो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आपको NH3 बताना है या N2 बताना है, तो H2 और NH3 ऐसे लिख लेना दोस्त। और इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है यहाँ आप लिख लेना, ये 3 है और 2 है। लिमिटिंग रिएजेंट ये, इसका मोल क्या गिवन है 1, यहाँ क्या एज्यूम कर लेना x है और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 2 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 मीन्स NH3 जो फॉर्म होगा वो 2/3 मोल का फॉर्मेशन होगा। अब इसी में आपसे ऐसा पूछ दिया हाउ मेनी ग्राम ऑफ NH3 विल बी फॉर्म, इसका मतलब है मोल में आ गए। अब मोल से आप ग्राम में भी जा सकते, मोल से लीटर में भी जा सकते, मोल से मॉलिक्यूल में भी जा सकते, मोल से एटम में भी जा सकते। तो इसलिए मैं बोला आपको कि काम मोल में करेंगे तो इजी है। अब बोलेगा हाउ मेनी मोल ऑफ N2 विल नॉट रिएक्ट या रिमेनिंग या फॉर्म रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब जो बच जाता है। तो इसके लिए क्या काम करना है आपको कि यहाँ N2 लिख लो और H2 लिख लो। अब इसका मीनिंग भावना समझना कि N2 रिएक्ट करने वाला पता चलेगा आपको, कितना बचा हुआ है उसके लिए 3 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो कितना रिएक्ट कर रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 1 है, ये 3 है, ये कितना है आपके पास 1, ये एज्यूम कर लो y है। फिर सेम कहानी कि 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। इसका मीनिंग ये कि 1/3 मोल N2 रिएक्ट कर गया, तो आपके पास कितना लेफ्ट आउट है, लेफ्ट आउट N2 तो 3 मोल था, इसमें से 1/3 आपका कंज्यूम हो गया, तो इतने आपके पास रिमेनिंग है। तो ये कैलकुलेशन हो गया। H2 तो कुछ नहीं बचेगा, वो तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा आपका, H2 कुछ नहीं बचेगा। N2 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो कैलकुलेशन बता दिया है आपको। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए ये काम करना है आप। अब यहीं पे आप चेक करोगे तो क्वेश्चन जो है आपको है कि यहाँ पे ये द है द रिएक्शन और ये 1 2 3 है। आपसे बोला द रिएक्शन 2CO2, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन है और 24 ग्राम ले रहे हो आप। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है, ये CO, ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स हो गया आपका, ये 24 ग्राम है आपके पास और ये 96 ग्राम है। मैं आपको बोला था कि पहले क्या कर लेना है कि मोल में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसके लिए क्या है, ये एटम है,
तो एटॉमिक वेट 12 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 मोल हो जाएगा। ये क्या होता है आपका, तो ये 32 होता है, मीन्स ये 3 मोल हो जाएगा आपका। अब क्या बोला था आपको कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लेना आप, तो ये 3/1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये 3, मीन्स ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अभी इसी से कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब क्या हो जाएगा O2 जो है वो एक्सेस अमाउंट में आपके पास है। आपका क्या है कि हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, मीन्स O2 कितना लेफ्ट आउट होगा, कितना बच जाएगा, वो आपको बताना है। तो हम लोग को क्या करना है कि कितना कंज्यूम हो रहा है वो कैलकुलेशन बताया था, और फिर माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या काम करना है, तो ये देखिए रिलेशन, यहाँ पे आप आ जाइए, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन वो बोला था स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख लेना आप, और हम लोग मोल में काम करेंगे। तो ये x ले लेते हैं और इसका मोल आप चेक कर लो, तो क्या गिवन है आपके पास, तो ये आपके पास 2 मोल गिवन है। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, मीन्स 1 मोल O2 जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो लेफ्ट आउट कितने हो जाएंगे, तो ये 1 मोल आ रहा है। अपने को क्या है कि हाउ मच बोला है, मीन्स ग्राम में बताना है आपको, तो 1 मोल को ग्राम में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा ये, तो ये 32 आपका ग्राम हो जाएगा, 1 मोल O2, तो 32 ग्राम आ गया। अब ये तो कंज्यूम हो गया है, तो लेफ्ट आउट कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना था आपके पास 96, तो 96 माइनस क्या हो जाएगा 32, तो ये 64 ग्राम जो है वो लेफ्ट आउट हो जाएगा। हाउ मच मोल ऑफ O2 आर फॉर्म्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कि ये हो गया आपका, तो यहाँ रिलेशन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो 2:2 का हो गया है ना, 2 और 2 है, ये आपका क्या है 2 ही है, तो ये क्या हो जाएगा एज्यूम कर लेंगे ये y है, तो ये कैलकुलेशन क्या आ जाएगा आपका 2y इक्वल टू 4, मीन्स y इक्वल टू 2। ये क्या आया कि 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, तो हाउ मच मोल ऑफ COR फॉर्म, तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। यहाँ पे आपका है हाउ मच ऑफ द अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, मीन्स आप पूरा कंज्यूम कर देना है। तो आप क्या करोगे, तो आपके पास एक्सेस अमाउंट में O2 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच लो कि कितना कार्बन, मतलब जो एक्सेस है उसको भी खत्म करना है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो क्या बच रहा था O2, तो O2 को कंज्यूम कर देना है पूरा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2C प्लस O2, यहाँ से 2CO का फॉर्मेशन है, ये क्या है अपने पास 3 मोल है, और ये क्लियर है कि ये एक्सेस अमाउंट में है, तो इसी को पूरा कंज्यूम कर देंगे। इसके लिए कितना कार्बन रिक्वायर्ड होगा सो बोला है, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा आपको, तो ये यदि आप 1 मोल यूज करते हो O2, इसके लिए क्या है 2 मोल कार्बन रिक्वायर्ड है, तो 3 मोल O2 के लिए क्या हो जाएगा 6 मोल कार्बन जो है वो रिक्वायर्ड है। यदि आप 6 मोल कार्बन यूज कर लेते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं तो कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ हाउ मेनी पूछा है, इसका मतलब इसको किसमें चेंज करना होगा आपको ग्राम में, तो 6 इंटू 12 मतलब 72 ग्राम आप कार्बन यूज करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये आप ध्यान में रखना है ना। ड्यूलोंग और पेटिट लॉ यूज करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट जो होता है ये 6.4 होता है, तो ये ध्यान में रखना है आप। ये जो है परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन से, उसके लिए कि एक्चुअल यील्ड और थियोरेटिकल मैक्सिमम यील्ड जो होता है इनटू 100, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, वो मैं आपको करके बता देता हूँ। तो ये 10 ग्राम
of MnO2 on reaction with HCl form 2.24 liter of Cl2। तो परसेंटेज इम्पेरिटी पूछा है ऑफ MnO2 इज, तो ये रिएक्शन गिवन है। अब आपको सब बता दिया, MnO2 भी बता दिया है, Cl2, तो कैलकुलेट क्या करना है। इसका मतलब ये है कि MnO2 से मैक्सिमम जितना Cl2 का फॉर्मेशन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा हो, तभी तो इम्पेरिटी कैलकुलेट करना होगा। यदि हो रहा होगा तो इम्पेरिटी 0% आ जाएगा। तो ये 2.24 लीटर बोला है, तो हम लोग जो है इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, आप पहले ही एज्यूम कर लो कि प्योरिटी कितना है, इम्पेरिटी नहीं लो, प्योरिटी एज्यूम करो। तो प्योरिटी जो है वो X% है या प्योरिटी X है, ऐसा एज्यूम कर लीजिए आप। प्योरिटी X का मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ MnO2 क्या हो जाएगा आपका, तो 10 है, तो 10 ग्राम एक्चुअल जो सैंपल है उसमें MnO2 10 ग्राम नहीं है, उसमें कितना है, इसका x बाई 100 मीन्स x बाई 10 ग्राम जो है आपके पास वो MnO2 एक्चुअल है। अब जो भी कैलकुलेशन करोगे आप वो एक्चुअल कैलकुलेशन आएगा आपका। तो यहाँ से रिलेशन क्या चाहिए, हाँ एक चीज और बोला था आपको कि हमेशा मोल में काम करना है, तो ये मोल ऑफ MnO2 क्या हो जाएगा, तो ये आपका ग्राम गिवन है, इसको क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होगा। x अपॉन क्या हो जाएगा 10 और ये 87, इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 55 और ये 32, तो ये मोल मिल गया आपको। अब आपको किसका किसका रिलेशन चाहिए, तो आपको रिलेशन MnO2 और Cl2 का रिलेशन चाहिए। तो ये देखिए क्या है, तो रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन है, 1:1 के रेशियो में है। तो यहाँ लिख लो आप MnO2 और Cl2, ये क्या है 1 और 1। हम लोग काम हमेशा किसमें, मोल में करते हैं, तो इसका मोल तो अभी पता है x अपॉन ये, और इसका मोल आप एज्यूम कर लो। एज्यूम करने की जरूरत नहीं आपको, तो गिवन है। तो ये 2.24 लीटर है, मैं आपको मोल में बोला हूं, तो इसको क्या करना होगा 22.4 से डिवाइड करना होगा। अब यही काम तो करना है, ये रिलेशन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आ जाएगा x अपॉन दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.24 अपॉन 22.4 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/10, ये तो x इक्वल टू 87%। ये परसेंटेज प्योरिटी आया है, इम्प्योरिटी नहीं आया है। आपको इसको 100 से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 87, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या होना चाहिए, 13% आ जाएगा आपको। तो मैंने पहले ही एज्यूम कर लिया था कि प्योरिटी ये है, और ये और भी सॉल्व कर सकते और मेथड है, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। एक और कैलकुलेशन जो है, आप यहाँ से भी कैलकुलेशन ला सकते हैं, है ना। ये क्या है आपको, ये तो एक्चुअल है, ये जो फॉर्म हो रहा है वो तो एक्चुअल वैल्यू है आपके पास। तो MnO2 और 4HCl है, यहाँ से आपका MnCl2, Cl2 और 2H2O है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो मोल में डायरेक्ट लिखता हूँ दोस्त, तो ये 0.1 मोल हो जाएगा। अब इसका रिलेशन किसके साथ चाहिए, MnO2, तो 1 मोल Cl2 के लिए ये भी क्या है कि 1 मोल ही रिक्वायर्ड होगा, मतलब 0.1 मोल के लिए 0.1 मोल MnO2 रिक्वायर्ड होगा। इसको ग्राम में आप चेंज करोगे तो 0.1 इंटू 87 मीन्स 8.7 ग्राम। अब आप देखो कि 0.1 मोल CO2 प्रोड्यूस करने के लिए 8.7 ग्राम आपके पास क्या है MnO2 रिक्वायर्ड था, और यहाँ पे MnO2 कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। इसका मीनिंग क्या है कि 10 ग्राम में 8.7 ग्राम ही आपके पास MnO2 है, रिमेनिंग जो है इम्प्योरिटी है। तो प्योरिटी कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 8.7
अपॉन 10 इंटू क्या हो जाएगा 100। परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज किसमें कैलकुलेट करते हैं 100 में, तो ये 87 हो जाएगा। और यहाँ से इम्प्योरिटी आप कैलकुलेट कीजिएगा आ जाएगा, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। तो आप प्रोडक्ट से कर लेना तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करने, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट आप देख लेना। तो ये ग्राम पर सीसी ग्राम पर एमएल में है, या मोस्टली इसी में रहता है इसलिए ऐसा है। रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना। जैसे वेपर डेंसिटी आप H2 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं वैसे ही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये आपका डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर मींस वाटर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। वेपर डेंसिटी ऑलरेडी बता दिया है आपको। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। तो मोस्टली जो है वो 2 ही हम लोग लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है आपका सॉल्वेंट होता है। तो जो माइनर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, मेजर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, तो सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब परसेंटेज बाय मास, तो वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होता है 100 होता है। तो सपोज आपको कभी ऐसे दे दे 32% वेट बाय वेट H2SO4, इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि 32 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये मीनिंग होता है। तो सॉल्यूट कितना हो गया 32, सॉल्यूशन कितना है 100, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, तो ये 100 माइनस 32 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 68 ग्राम। और सॉल्वेंट नहीं गिवन रहे तो आप एज्यूम कर लीजिए वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट की तरह है। तो ये होता है, तो इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन है वो गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और काम कर लेना है आपको। A solution is prepared by adding 5 gram of substance X to 18 gram of water. Calculate the mass percent of solute. तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहां से आपको ये देखो ये मास किसका है, तो ये सॉल्यूट का मास है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट, आपको जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होता है वो आप ध्यान रखिए लिख दीजिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा 5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं बोला है वाटर बोला है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, तो ये 23 ग्राम हो जाएगा। अब परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये 5 अपॉन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इंटू 100, ये कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब इसी तरह आप करोगे तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो सेम 32, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये ग्राम और ये ml। अब ये लीटर भी आ सकता है, तो यूनिट आप ध्यान रखना जनरली ग्राम पर ml होता है इसलिए ऐसा है। अब आपसे 32% वेट बाय वॉल्यूम C2H5OH, इसका मीनिंग क्या है कि 32 ग्राम C2H5OH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास माइनस करना है और एक यूनिट ml में है और एक यूनिट क्या है आपके पास ग्राम में है। तो इसके लिए क्या होगा ना, आपको डेंसिटी टर्म रिक्वायर्ड होगा। जैसी डेंसिटी टर्म रहेगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। डेंसिटी किसका गिवन होगा, सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी पता रहेगा तो आप मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं
और मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा तो सॉल्यूट का माइनस कीजिएगा तो सॉल्वेंट का मिल जाएगा। तो ये होता है। ऐसे ही आपका परसेंटेज वेट बाय वेट होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होता है 100। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम डायरेक्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपको वॉल्यूम टर्म ही है, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। मोल परसेंट क्या होता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल इनटू क्या हो जाएगा 100। मोल फ्रैक्शन जो कैलकुलेट करते हैं ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ सॉल्यूशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा टोटल मोल। सॉल्वेंट का कैलकुलेट करोगे तो मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ये हो जाएगा, इसका ध्यान में रखना है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो क्या है। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखना, ओके वो मोलरिटी वाले पे बता दें। यहाँ पे है आपका कि a solution is prepared by adding 360 ग्राम of glucose to 864 ग्राम of water। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि मोल पहले कैलकुलेट कीजिए आप, तो मोल आप कैलकुलेट कर लो। तो H2O क्या हो जाएगा 864 अपॉन क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेना आप। ये कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 9 हो जाएगा और ये 4 3 2 हो जाएगा और 9 से हाँ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 और 8 48 आ गया। और आप C6H12O6 तो 360 अपॉन क्या हो जाएगा 180 है ना, यहाँ तो गिवन है आपको, तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 2। अब आपको कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है किसका C6H12O6। तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल, तो ये क्या हो जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 48 + 2 टोटल मोल। तो ये क्या हो जाएगा 2/50 मीन्स 1/25 हो जाएगा। अब इसका कभी भी मोल फ्रैक्शन आपको गिवन होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन को सपोज मैंने एक आपको दे दिया कि मोल फ्रैक्शन H2SO4 ये आपको 1/3 है। इसको पढ़ते कैसे, तो इसको आप रीड करते हैं कि 1 मोल H2SO4 in 3 मोल ऑफ सॉल्यूशन और 1 मोल H2SO4 in 2 मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहां से मोलरिटी है, मोलरिटी क्या होता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना। मीन्स टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो मोलरिटी भी चेंज होगा, क्योंकि मास तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे आप देख लो कि इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसका नंबर ऑफ मोल चाहिए, इसका NaOH, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 40, तो नंबर ऑफ मोल मिल गया आपको। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या आ जाएगा आपका, तो ये आप चेक करोगे तो बोला है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मींस 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 मोलरिटी। तो कभी भी आपको ऐसे गिवन है कि 0.1 मोलर NaOH और कोई भी सब्सटेंस, इसका मीनिंग क्या होता है कि 0.1 मोल NaOH इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
ये मीनिंग होता है दोस्तों। अब यहां से सपोज आपको मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने बोलता है, तो 1 मोल है तो ये ग्राम में इजीली जा सकते हैं आप, और ये लीटर है तो आपको बोला था जब तक डेंसिटी टर्म नहीं होगा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो डेंसिटी यदि सॉल्यूशन का गिवन होगा तो डेंसिटी यूज करके सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर लेना आप, तो मास पता चल जाएगा, ये मोल है, इसका मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस कीजिएगा मिल जाएगा। मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये वॉल्यूम नहीं होता है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होगा। तो ये कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करोगे तो ये 46 और 60 तो 106 हो जाएगा। तो ये 5.3 अपॉन 106 आपको मोल मिल गया। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, H2O का वेट दिया है, सॉल्यूशन नहीं दिया है, H2O का वेट है, तो क्या काम करना पड़ेगा, इसको केजी में चेंज कर लीजिए तो 0.4 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप देख लो, 5.3 106 और ये क्या हो जाएगा 10/4 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करोगे तो 53 1064, तो ये 2 टाइम्स तो 1/8 जो है वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। अभी इसका भी मीनिंग ऐसे ही है, सपोज आपको ऐसा बता दे कि 0.1 मोलल, और इसको समटाइम 0.1 मोलर भी लिखा होता है ऐसे। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सपोज NaOH ले लेते हैं, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी 0.1 मोल NaOH in 1 kg of solvent। अब यही इस तरह के चीजें, इसी से आप मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यही बता देता हूं आपको, मोल फ्रैक्शन भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सपोज ये क्वेश्चन है और आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन आपका NaOH का कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, ये तो मीनिंग यदि आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 0.1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में टोटल मोल चाहिए तो 0.1 NaOH का हो गया, और सॉल्वेंट तो कुछ नहीं है तो H2O एज ए सॉल्वेंट, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, तो इसको आप क्या कर लो मोल में चेंज करो तो ये हो गया, यही मोल फ्रैक्शन आ गया। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मोल फ्रैक्शन, है ना। तो मोलैलिटी गिवन होता है तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ppm है पार्ट्स पर मिलियन, तो जैसे आप परसेंटेज 100 में कैलकुलेट करते हैं तो ये 10 लाख मीन्स 10⁻6 में कैलकुलेट किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। ओलियम जो होता है ना, ये बेसिकली आपको H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है, और इसमें आप H2O ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि ओलियम का जो लेवल किया जाता है वो मोर देन 100% होता है ना। तो इसलिए एक एग्जांपल दे दिया है कि 102% है, तो लेवल्ड एज परसेंटेज ओलियम तो 102, 109, 118 ऐसे मिल सकता आपको। It means maximum amount of H2SO4 that can be obtained from 100 gram of such oleum by adding sufficient water। water ऐड करने पे ये जो SO3 है ना, ये H2O जब आप ऐड करोगे ना तो H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही पूछता है आपसे कि कितना SO3 फ्री में आपके ओलियम में फ्री स्टेट में कितना था, तो परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम क्या हो जाता है Y, तो Y जो लेवल रिपोर्ट किया जा रहा है -100
अपॉन 18 इंटू 80। यदि आप सपोज यहाँ पे 118,109% रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू रख दीजिए 109, आपको फ्री SO3 जो है वो मिल जाएगा कि क्या होना चाहिए। H2O2 जो है, तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मीनिंग होता है कि जैसे 20 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग है कि 1 लीटर सैंपल H2O2 का लोगे और हीट करोगे आप तो 20 लीटर O2 का फॉर्मेशन होगा, ये मीनिंग होता है। तो यदि 10 वॉल्यूम लोगे, इसका मतलब 1 लीटर 10 वॉल्यूम H2O2 सैंपल यूज कर रहे हैं आप, तो 10 लीटर जो है वो O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते कि 2H2O2 यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2H2O और O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को आप मोलरिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 आएगा। तो सपोज वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है H2O2 का, तो आप मोलरिटी जो है वो चेंज, मोलरिटी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। अब ये सीक्वेंशियल इक्वेशन होता है कि आपको मीन्स यहाँ से SO2 ही फर्दर रिएक्ट किया है, इसको सीक्वेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। काम हमेशा किसमें करने बोला था आपको, तो मोल यूज करना दोस्त। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि आपसे बोला है कि हाउ मेनी मोल ऑफ SO3 प्रोड्यूस फ्रॉम, अब ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिख लेते हैं 1 मोल, ऑप्शन लिख लो। अब 1 मोल यदि आप एसिड यूज करते हो, तो आपको बताया था ये इक्वेशन है, तो 1 मोल से आपको SO2 कितना फॉर्म होगा, 8 मोल। तो ये 8 मोल हो जाएगा आपको। ये जो 8 मोल फॉर्म हो रहा है यही तो आप यहाँ यूज करोगे। तो ये यदि 8 मोल है तो 2 मोल SO2 से क्या हो रहा है, 2 मोल SO3 का फॉर्मेशन है, मीनिंग 1 मोल SO2 से क्या हो जाएगा, 1 मोल SO2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये यदि 8 मोल आप यूज कर रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 मोल ही फॉर्म होगा। अब यहाँ से ग्राम पूछा गया है आपसे, तो 8 मोल क्या हो जाएगा आपके पास, SO3। SO3 का वेट कितना हो जाता है, तो SO3 का वेट आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 64 हो गया और ये क्या हो जाएगा आपको 32, और ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये 48, मतलब 80 ग्राम हो गया, है ना। और 8 मोल है तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 80, मतलब 640 ग्राम आंसर आ जाएगा। इसी में आपसे लीटर पूछ देता तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर लेते, मॉलिक्यूल पूछ देता तो Na से मल्टीप्लाई करते, और आपसे एटम पूछ देता तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करते, और जितना मॉलिक्यूल आएगा उसको आप क्या करते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो एटम पता चल जाता। अब ये क्वेश्चन है, ये POAC यूज करते हैं इसके लिए, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। यहाँ पे ये तब आप यूज करते हैं ना जब रिएक्शन बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है, वहां आप यूज करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन में आपको, ये क्वेश्चन है, इसी में देखो आपको क्या बोला है, ट्रीटेड बाय ए सीरीज ऑफ रिएजेंट। आपको बताया नहीं है कि किसके साथ रिएक्शन कराना है, आपको केवल रिएक्टेंट बता दिया है और प्रोडक्ट जो है वो आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखो ये बोला है आपसे कि POAC, पहले आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ और फिर काम करेंगे। तो ये सपोज ClO3 KClO3 है और यहाँ से KCl और O2 का फॉर्मेशन है।
जब आप पीओएसी यूज करना चाहते हैं तो रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। तो पीओएसी पर्टिकुलर एटम पे यूज किया जाता है। आप ऑक्सीजन पे यूज कर लो, आप पोटेशियम पे यूज कर लो, क्लोरीन पे यूज कर लो। तो हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑक्सीजन। तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है आपके पास वो कैलकुलेट कर लो। तो 3, तो 3 इंटू क्या हो जाता है, मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ कितना है आपके पास 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ O2। ऐसे यूज करते हैं दोस्तों। ऐसे ही आप यहाँ पर भी यूज करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि पीओसी किस एटम पे यूज करना है, तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, और नहीं है तो आप किसी पे भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि ये क्या दे दिया है, K2CO3, और इसका रिएक्ट किए हो आप तो K2ZN3FeCN6 इसका फॉर्मेशन है। अब ध्यान से आप लोग, तो यह बोला है कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, तो जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा वही आप पीओसी यूज कर सकते हो। तो हम लोग किस पे पीओसी यूज करेंगे, फॉर कार्बन। अब आप देखो यहाँ कि आपको क्या करने हैं, यहाँ कार्बन कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ कार्बन चेक करोगे तो ये 6 टाइम्स है और ये ओवरऑल 2 टाइम्स है, मतलब 12 है। तो 12 इंटू क्या हो जाएगा आपका मोल ऑफ, इसको मैं अभी ए लिख देता हूँ दोस्त, तो मोल ऑफ ए हो जाएगा। ये 1 है, इसका मोल कैलकुलेट करना है तो 27.6 अपॉन क्या हो जाएगा, तो K2CO3 का वेट कैलकुलेट कर लीजिए। तो CO3 क्या हो जाता है 60 और 39 78, तो 138 आ जाएगा आपका। दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 इंटू मोल। तो आपको चेक करोगे ना यहाँ पे, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप एज्यूम कर लो कि x ग्राम जो है वो A का फॉर्मेशन है, तो मोल में जाओगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन, और इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है आपको तो 698, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये काम करते हैं। और ये एक क्वेश्चन है आपके पास, तो ये यहाँ भी पीओएसी यूज करेंगे हम लोग। तो ये बोला है कि आयरन है, इसका रिएक्शन आप O2 से ले रहे हैं, या देखिए दिखा है कि Fe रिएक्ट कंप्लीटली विथ दिस, इसका मतलब Fe जो है वो कंज्यूम हो जा रहा है, और O2 भी है ना, विद दे दिया है 0.06 मोल। अब यहाँ से क्या फॉर्मेशन है, FeO और Fe2O3 का फॉर्मेशन है आपके पास। आप ये कितना है, तो 1 मोल है आपके लिए। ये क्या है 0.065 मोल आप यूज कर रहे हो, और ये आपके पास अभी नहीं है। तो पीओएसी यूज करना है, तो पीओएसी एक, अगर आप यहाँ एज्यूम कर लो, आपसे बोला है कैलकुलेट मोल रेशियो, तो आप एज्यूम कर लो ये एक्स मोल फॉर्म हो रहा है, और ये एज्यूम कर लो वाई मोल फॉर्म हो रहा है ना। आपको मैं बोला था कि पीओएसी यूज करोगे तो यहाँ पे आयरन कंप्लीटली रिएक्ट विद दिस, मतलब ऑक्सीजन पे भी पीओसी अप्लाई करेंगे और आयरन पे भी पीओसी अप्लाई करेंगे। तो पीओएसी फॉर आयरन, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ मोल कितना आयरन का 1, और नंबर ऑफ एटम भी क्या है 1 ही है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। दिस इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है, नंबर ऑफ मोल कितना है x है, प्लस यहाँ पे जितने भी है सब में लेना, तो ये कितना है 2 है, Fe 2 इंटू क्या हो जाएगा y, तो ये एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया।
1 इक्वल टू एक्स प्लस 2y। एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस पे अप्लाई करेंगे, पीओएसी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा आपका, तो ऑक्सीजन कितना यूज कर रहे हो दोस्त, 2, तो 2 इंटू 0.65 हो जाएगा। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, 1, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कितना 3 यूज कर रहे हैं, तो 3y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 1.3 इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3y। यहाँ दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई मिल जाएगा आपको। और ये मोलर रेशियो ही बोला है आपसे, आपको ऐसे क्वेश्चन में बोल सकता है कि मास का रेशियो कैलकुलेट करने, तो कैलकुलेट मैंने मोल एज्यूम ही कर रखा है, तो एक्स और वाई जो आएगा उसी का आप रेशियो ले लेना तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एंड हो गया चैप्टर आपका। थैंक यू।